जो पहली बार एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, एग्ज़ाम की पास करने की ज़रूरत भी है और वो विलिंगली चाहते भी हैं, डिजर्विंग भी हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छा नॉलेज है। समस्या आ रही है कि बच्चे किस तरह से तैयारी करें, या क्या करूं कि जिससे मेरी गलतियां ना हो और मेरा सिलेक्शन निश्चित हो जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और एनएलपी प्रैक्टिशनर, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, रूबरू हूँ आपसे एक रिलेवेंट टॉपिक के साथ। ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक है जो एक स्टूडेंट ना करे तो उसका सिलेक्शन हो जाए, और अगर वो गलतियां कर रहा है तो उनको सुधारें कैसे। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। 3 ऐसी मिस्टेक जो कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं, कहीं आप ही तो नहीं उसमें। सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि बुक का फाइनल ना होना, यानी कि स्टूडेंट के पास तैयारी कर रहा है, स्टूडेंट कभी ए बुक पढ़ रहा है, कभी बी पढ़ रहा है, कभी सी पढ़ रहा है, कभी डी पढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी उपलब्ध है। और कभी वो किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ रहा है, कभी वो अपने कॉलेज से मिले हुए नोट्स पढ़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। एक पर्टिकुलर बुक डिसाइड नहीं है या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक्स डिसाइड नहीं है, और इस वजह से वो रोमिंग होती रहती है। और धीरे धीरे ये रोमिंग से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, यानी कि किताबों से, यानी कि हमारा एक किसी खास किताब पे भरोसा नहीं होता, किसी खास बुक को हम रेफरेंस नहीं मानते, तो हमारा माइंड उस किताब को सेव नहीं करेगा, यानी कि जो रिटेंशन पावर है, मेमोरी है, वो कम होती जाएगी, क्योंकि दिमाग हमारा उसी चीज़ को सेव करता है जो उसके काम की है, जो उसको इंटरेस्टेड लगती है या उसको लगता है कि इम्पोर्टेंट है। और हमने किसी एक बुक को इम्पोर्टेंट बनाया नहीं, हमारे लिए बहुत सारी किताबें इम्पोर्टेंट है। एक चैप्टर कहीं से पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर कहीं से पढ़ रहे हैं, एक कहीं से पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें एमएससी या एमए या एमकॉम तक तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक सिलेबस होता है और एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है। बट यहाँ पे सिलेबस बेशक है, मगर आप ध्यान से देखेंगे आपके सिलेबस में, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे आप इकोनॉमिक्स के हैं, चाहे आप ज्योग्राफी के हैं, चाहे आप बॉटनी के हैं, चाहे केमिस्ट्री के हैं, आप देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड लिखे हुए, ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों में अथाह सागर भरा हुआ है। चैप्टर्स की डिटेल में जाएंगे तो पूरी पूरी किताबें आ जाती हैं, पूरे सब्जेक्ट आ जाते हैं, वहाँ पे एक ही वर्ड में लिखा हुआ है। यूँ समझें कि ये सब्जेक्ट बड़ा है, वाइड है, एक्सप्लेन्ड है, यानी कि आपने जो पीजी तक पढ़ा है वो पूरा सिलेबस है, ऐसा मान के चलिए। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट के सामने, और इसी कसर उस चीज़ ने निकाल दी। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे टॉक हैं, और बहुत सारे यूट्यूब पे मेंटोर हैं, बहुत सारी किताबें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। किताबें अच्छी हैं, मगर हमें एक एस्पेक्ट के लिए एक किताब को हमें फाइनल करना पड़ेगा, और उसका एक रेफरेंस बुक हमें रखनी पड़ेगी, और उसी पे हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, तब हमारा काम हो सकता। बड़ी समस्या आ रही है, और ये स्पेशली उन बच्चों की प्रॉब्लम है जो बच्चे बहुत स्टूडियस हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। मतलब कि ये सिर्फ इसी की कोचिंग कर रहे हैं, इसी की तैयारी कर रहे हैं, साइड बाय साइड उनका कोई काम भी नहीं कर रहे हो। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है इग्नोरेंस एट द रेट ऑफ मेंटोरिंग, यानी कि हम मेंटोरिंग को इग्नोर कर रहे हैं। मेंटोरिंग 2 प्रकार की मेंटोरिंग है। मेंटोरिंग का मतलब है कि आपकी जो रणनीति है, या तो रणनीति स्टूडेंट खुद बना लेता है कि मुझे ये सिलेबस है, इस सिलेबस में से ये पेपर इस बुक में से पढ़ना है, ये यूनिट को इतना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पूरा एक फ्रेमवर्क बन जाता है, पूरा एक नक्शा बन जाता है, और उस नक्शे पे काम करना चालू कर देता है। एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि कुछ स्टूडेंट हैं, उनके पास अच्छे टीचर्स होते हैं, अच्छे मेंटोर होते हैं, तो वो उनको फॉलो करते हैं। यानी कि जैसा उन्होंने कहा कि भाई ये बुक पढ़ लो, ये टॉपिक इस किताब में से पढ़ लो, इसी लेवल तक पढ़ना है, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये वो है जो स्टूडेंट खुद ना करके किसी को फॉलो कर। चीज़ें दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों सही हैं, मगर समस्या तब आती है कि हम इसको इग्नोर करने लगते हैं। स्टूडेंट अपनी रणनीति है उसको भी इग्नोर कर रहा है, और जो मेंटोर की है उसको भी इग्नोर कर रहा है, और ऐसे में एक शून्यपन की तरफ चलता है, यानी कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है। यानी कि कम्युनिकेशन मतलब खुद का खुद से कि भाई मैंने
इतना इस 7 दिन तक, माने कि 7 दिन तक मुझे इतना पढ़ना था, इतने क्वेश्चन करने थे, क्या मैंने किए हैं? ये कोई चेक पॉइंट नहीं है, ये कोई चेकिंग नहीं है। समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं को छोड़े जा रहे हैं। अगर हमारे कोई मेंटोर हैं, कोई टीचर ऐसे हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और जिन पे हमें पूरा भरोसा है और उन्होंने आपको पहले भी गाइड किया है और उस गाइडेंस से आपको फ़ायदा मिला है, यानी कि आपके भरोसे के मेंटोर हैं, भरोसे के टीचर हैं, उन्होंने जो फॉर्मूले बताए हैं आपको भी ऐसे पढ़ना है, इस किताब को पढ़ना है, इस यूनिट को पढ़ना है, उनको हम फॉलो नहीं करते। और बड़ी बात ये होती है कि उनको रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी ज़रूरत है, वो हेल्प भी कर रहे हैं, मगर जब उनसे रूबरू होते हैं तो उसी तरह की समस्याएं पूछी जाती हैं जो वो टीचर बार बार बता चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग पढ़ाई बेशक कर रहे हैं, तैयारी बेशक कर रहे हैं, मगर हमारा खुद से या हमारे मेंटोर से कम्युनिकेशन जीरो हो गया है, यानी कि हम शून्य में चल रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि वक्त गुजरता जा रहा है, 7 दिन चले गए, 10 दिन चले गए, महीना चला गया और हमारा प्रिपरेशन का लेवल वहीं का वहीं अटका हुआ है, यानी कि सुई हमारी आगे बढ़ ही नहीं रही। ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए है जो बच्चे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते हैं, जो किसी अच्छे सेटअप को बिलोंग करते हैं। सेटअप मेरा मतलब है कि जो अच्छे हॉस्टल से निकले हुए हैं, अच्छे डिपार्टमेंट से निकले हुए हैं, अच्छे कॉलेज से निकले हुए हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, उन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी गई। नंबर 3 पे आती है कि नो पेपर ऑफ कॉन्फिडेंस। एक पेपर हो चुका है, दूसरा पेपर होना बाकी है, उसकी डेट आ गई है, सब कुछ हो गया, अभी तक उससे पता नहीं है उस स्टूडेंट को कि भाई मेरा पेपर कौन सा है। मेरा पेपर कौन सा है का मतलब कि इस रिटन एग्ज़ाम को मान लो पास हो गया, पास होने के बाद जब इंटरव्यू होगा तब वहाँ मैं कौन से सब्जेक्ट को प्रेजेंट करूँगा। यानी कि यूँ समझें कि जैसे वाइवा होता है, वाइवा में कई बार एग्जामिनर ये कहते हैं चलो आप क्या पढ़ गए हो उसी में से हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट ही नहीं है, यानी कि अभी तक डिसाइड ही नहीं किया मैं कौन सा। जैसे मैं बॉटनी का एक एग्जांपल देता हूँ, बॉटनी का हूँ मैं। बॉटनी में आप वहाँ क्या बन के जा रहे हैं? आप एक टैक्सोनॉमी के टीचर बन के जा रहे हैं या इकोनॉमिक बॉटनी के या टिश्यू कल्चर के या बायोटेक के या मोलिकुलर के, किसके बन के जा रहे हैं? अभी तक डिसाइड नहीं है। और अभी तक डिसाइड नहीं होने की वजह से आपको पता है कि इंटरव्यू के भी मार्क अच्छे भले हैं, बिल्कुल हल्के नहीं हैं, तो वहाँ पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये खतरा लगता है कि भाई वहाँ मेरी कोई तैयारी नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, और वहाँ की प्रिपरेशन नहीं होने की वजह से वो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये हमें अब कंफ्यूज कर रहा है ताकि हम उसी एग्ज़ाम में, यानी कि अगले एग्ज़ाम में ही पास ना हो तो अगले झंझटे मिटे। इसको यूँ समझिएगा कि मान लो आप हाईवे पे जा रहे हैं गाड़ी में और आपके ड्राइवर को ये पता चले कि 10 किलोमीटर के बाद ये रोड बंद है, आगे से 10 किलोमीटर बाद ये रोड बंद है, तो आपका ड्राइवर क्या डिसीजन लेगा? आप गाड़ी चला रहे हैं, आप ही ड्राइवर हैं, तो आप क्या डिसीजन लेंगे? आप उस रास्ते को ही बंद कर दें, यानी कि उधर नहीं जाएंगे आप। पहली संभावना तो ये है कि आप वहीं से यू टर्न ले लेंगे और अपने घर चले जाएंगे कि रास्ता ही बंद है पूरी तरह से, क्योंकि हम व्यवहार में तो कई रास्ते मिल जाते हैं, थोड़ा सा लंबा चल के चले जाते हैं, मगर इस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में तो एक ही रास्ता है, आपको इंटरव्यू तो पार करना ही करना है। तो जब एक ही रास्ता है वो ही बंद है तो हमारा माइंड क्या करता है? हमको बैक ले जाता है, और बैक ले जाके हम क्या करते हैं कि चलो यार इसको छोड़ो, हम तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लेंगे, या इसको छोड़ो हम XYZ और किसी की तैयारी कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं और डिस्कशन में भी आ रहा है कि सर तैयारी नहीं हो रही है, क्या करें? ये बड़ा कारण सामने आ रहा है कि आगे का कहीं रास्ता तो बंद नहीं है, इसलिए आगे का रास्ता खोलना ज़रूरी है, ताकि माइंड को जब आगे का रास्ता सेफ्टी मिलेगी तो माइंड अभी दौड़ लगाएगा, यानी कि माइंड आपको तैयारी करवाएगा, यानी कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे। समझते हैं कि इनकी मैकेनिज्म, या यूँ कहूँ कि इनके सॉल्यूशन क्या हैं। मैकेनिज्म है, हो सकता है आप इस बात से एग्री करें या ना करें, मगर ये मेरा अब तक का अनुभव है और मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, और सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वो एग्ज़ाम दे के आते हैं तो वो बताते हैं कि सर इस तरह का पैटर्न निकल के आता है। अभी
एमपेट का एग्ज़ाम हुआ और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें एक चीज़ निकल के आती है, वो ये कि भाई 70% क्वेश्चन तो हमारे बेसिक आते हैं। 70% क्वेश्चन, यानी कि अगर माने कि आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन है तो 70% क्वेश्चन तो बेसिक हैं और 20% क्वेश्चन हैं वो यूजी और पीजी के हैं, और जो 10% क्वेश्चन है वो तो बहुत ही अलग होते हैं, वो रिसर्च बेस या डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए होते हैं। हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि हम पहले ये जो 10 नंबर है इसकी तैयारी करें, फिर अपन इस 20 नंबर की तैयारी करें, यानी कि यहाँ तक आते आते एग्ज़ाम आ जाता है। अगर एग्ज़ाम आ गए और हमारी तैयारी कितनी है, 20 + 10 यानी कि 30 क्वेश्चन की तैयारी है 100 में से। एक दूसरा रास्ता है वो ये कि हम इस प्रकार से तैयारी करें कि हम इस 70 की तैयारी करें बहुत अच्छे से, इस 70 की तैयारी बहुत अच्छे से करें और इतने अच्छे से करें कि 70 में से हम 60 to 65 क्वेश्चन सही कर आएँ, 60 to 65 क्वेश्चन सही कर आएँ। और हकीकत यह है कि जैसे ही आप ये तैयारी करें तब तक आपका एग्ज़ाम आ जाता है। अगर आपकी मेरिट 65 तक रहती है तो यहाँ पे आप पूरी तरह से सेफ़ हैं, मगर यहाँ 50% ही मेरिट रहती तो भी आप सेफ़ नहीं हैं। तो अब बेसिक का मतलब क्या है? बेसिक का मतलब है कि जो 11th और 12th क्लास का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब जो 11th और 12th में जो चीज़ें स्टूडेंट ने पढ़ी हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उनको अगर डिटेल में पढ़ लिया जाए, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया जाए तो हमारा 70% पोर्शन कवर हो जाता है। अब सवाल है कि कैसे पढ़ेंगे उसको। आप जिस किसी सब्जेक्ट के हैं, बॉटनी के हैं, जूलॉजी के हैं, केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, ज्योग्राफी के हैं, हिस्ट्री के हैं, किसी के भी, आप देखेंगे कि मार्केट में जाएंगे तो 11th और 12th की जो NCERT की बुक्स थी उसके पैरेलल में कुछ और बुक्स आती हैं जिनको रिफ्रेशर बुक के नाम से जाना जाता है। यानी कि उनके राइटर हैं वो NCERT की बुक से अलग राइटर होते हैं। वो किताबें कुछ मोटी होती हैं, उनमें कुछ डिटेल लिखा होता है, उनमें कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं ताकि हम उनको प्रैक्टिस कर सकें, और उनमें क्वेश्चंस की संख्या भी ज़्यादा होती है, क्वेश्चन का डेप्थ भी ज़्यादा होती है। तो उनसे हम करते हैं तो 60 to 65% मार्क्स हमारे बहुत आसानी से आ जाते हैं, यानी कि बेसिक हमारा पूरी तरह से कवर हो जाता है। और इसका सिर्फ इतना ही फ़ायदा नहीं है, यह जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तब भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इन 70 के अंदर, इन 11th और 12th की बुक्स के अंदर आपका पूरा सिलेबस आ जाता है। यानी कि आप बॉटनी है तो पूरी बॉटनी आ जाएगी, आप जूलॉजी है तो पूरी जूलॉजी आ जाएगी। यहाँ पे पूरी मतलब जब तो जो जितनी आपने पीजी तक पढ़ी, ऑलमोस्ट एक आउटलाइन फॉर्म में सब कुछ आ जाएगा उसमें। अब करना क्या है, रिक्वायर्ड स्कोर बेस्ड प्रिपरेशन। यानी कि पहला जो पॉइंट है कि आप सिर्फ इतना देखें कि आपके सब्जेक्ट में पिछली बार की मेरिट कितनी थी, कितने % पे सिलेक्शन हुआ है। भाई 60% पे सिलेक्शन हुआ है या 55 पे हुआ है या 50 पे हुआ है, जितना भी हुआ है, मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ, 50% को लेके चलता हूँ। 50% को लेके चलूँ तो ये मान लो कि 10% मेरिट ज़्यादा जा सकती है, यानी कि 50 का 60 जा सकती है। जब 60 का जाती है तो भी हमारे बच्चे के 60 to 65 मार्क्स आ रहे हैं, बच्चे का यहीं पे सिलेक्शन हो जाता है और वो अपने नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, इंटरव्यू के लेवल पे चला जाता है। वो इस रास्ते नहीं जा पाएगा, वो इसी रास्ते जा पाएगा। यही एक रास्ता है जो इजी है और सिंपल। इजी क्योंकि ये तो आपने पढ़ी हुई है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब आप 11th 12th में थे तब हो सकता है किताबें आपको मुश्किल लगी होंगी, मगर अब नहीं लगेगी, क्योंकि अब आपका माइंड उससे आगे डेवलप हो चुका है और मैच्योर हो चुका है। अब आपको इजीली पढ़ लेंगे। यहाँ पे हमें डिसाइड करना होगा कि भाई मुझे इस चीज़ के लिए पर्टिकुलर बुक का सिलेक्शन करना पड़ेगा, पर्टिकुलर बुक्स का, कि भाई मुझे इस चीज़ के लिए सिर्फ यही बुक पढ़नी है, बाकी कोई भी बुक मैं नहीं पढ़ूंगा, कोई कुछ कितना भी कह दे। ये बहुत ज़रूरी है कि भाई मेरे को तो इस राइटर की ये बुक पढ़नी है, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना। यानी कि हमें जो बम्बार्डमेंट है, जो कन्फ्यूजन है, वो सारे हटाने पड़ेंगे और एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। ये पहला सॉल्यूशन है कि ये काम हमें करना है। जैसे ही आप ये काम करेंगे आपकी जो रोमिंग बंद हो जाएगी
और आपका रोमिंग बंद हो जाएगी तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा, और जब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आपकी सीटिंग बढ़ेगी। यानी कि सीटिंग और कॉन्फिडेंस दोनों एक ही बात होती है। यानी कि आप ज़्यादा देर तक बैठ पा रहे हैं पढ़ने को, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। आप बैठ ही नहीं पा रहे हैं मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, इसलिए एनएलपी प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सीधा फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर आप सीटिंग नहीं दे पा रहे हैं तो समझो कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। आप सीटिंग नहीं दे पा रहे हैं मतलब समझो कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। सीटिंग बढ़ रही है यानी कि कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है। गाइडेंस यही चीज़ है कि आपको पता चले कि मेरी मेरिट कितनी रही थी और मुझे इस मेरिट तक कैसे पहुंचना है। तो गाइडेंस में अगर आप खुद की रणनीति बना के चल रहे हैं, आपकी रणनीति में पहला ये 70, उसके बाद आपको जहाँ जहाँ पे चीज़ों की प्रॉब्लम है, टॉपिक्स की प्रॉब्लम है, उस पर आपको करना है। मगर ध्यान क्या रखना है, सॉल्यूशन स्टडी की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सेल्फ स्टडी में कर रहे हैं तो आप कम से कम 7 दिन के अंदर 7 डेज में अपना चेक करिए कि भाई इन 7 दिन में मैंने क्या क्या पढ़ा है, मैंने क्या क्या तैयार किया है। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप सेल्फ मेड हैं। अगर आप सेल्फ मेड नहीं हैं और आपने किसी मेंटोर को असाइन किया हुआ है, आप किसी मेंटोर को फॉलो करते हैं, गाइड को फॉलो करते हैं, तो विदिन यानी कि 7 दिन के अंदर, 7 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, आप अपने मेंटोर के संपर्क में रहिए। संपर्क रहिए का मतलब जो भी आपकी, क्योंकि आप पढ़ाई करेंगे तो प्रॉब्लम भी आएगी, तो वो जो प्रॉब्लम्स जो आ रही हो, किसी भी लेवल की प्रॉब्लम हो, आप अपने मेंटोर से पूछिए कि सर या मैडम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। और जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ये, और मैंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बच्चों के सामने इस प्रॉब्लम को देखा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के, जो वेल नॉन इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छे सिंसियर ब्रिलियंट स्टूडेंट के सामने भी मैंने इस प्रॉब्लम को देखा है। तो कम्युनिकेशन में रहिए, चाहे खुद के, अगर आप खुद की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप खुद की तैयारी मतलब खुद की रणनीति से तैयारी कर रहे हैं तो खुद के, और अगर आप किसी मेंटोर की स्ट्रेटजी को काम में ले रहे हैं, उनकी हेल्प ले रहे हैं, तो आप उनके, वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पेपर ऑफ कॉन्फिडेंस, मैंने कहा कि इस रिटन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, और इस इंटरव्यू में आप कौन से पेपर को लेके जा रहे हैं, यानी कि आप किस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। यानी कि आपको क्या आता है। अगर मैं बॉटनी का एग्जाम्पल दूं, आपसे पूछ लिया जाए कि चलिए आपकी एक्सपर्टी किस में है, आप एक टॉपिक पढ़ाइए ब्लैक बोर्ड पे, आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। अगर आपने ऐसा टॉपिक ले लिया जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो उन्होंने 1-2 सवाल पूछते ही आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। वहाँ पे ऐसा टॉपिक लेना है जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो। अब इसका सिलेक्शन कैसे करें, सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका जो सिलेक्शन का सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो तो ये है कि भाई आपका जो भी स्पेशल पेपर रहा हुआ है पीजी के अंदर, चाहे एमए, एमकॉम, एमएससी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, सब में एक स्पेशल पेपर होता है जिसको इलेक्टिव बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वो जो आपका स्पेशल पेपर है, उस स्पेशल पेपर की तैयारी कर लीजिए बहुत अच्छे से। यानी कि उस स्पेशल पेपर की तैयारी में ये 70 सेगमेंट तो करनी ही करनी है, प्लस ये 20 वाली, यानी कि आपको यूजी पीजी की भी करनी है, यानी कि यहाँ से आपको इस स्पेशल पेपर में से कम 3 क्वेश्चन आएंगे, वो 3 क्वेश्चन यहाँ से लेके आने हैं। टारगेट करिए 3 क्वेश्चन यहाँ से लेके आएँ, और इतने अच्छे से तैयार करिए कि एक क्वेश्चन इस 10 में से भी हम लेके आएँ, एक क्वेश्चन इस 10 में से भी लेके आए। ये तब है जब आपकी मेरिट 65 से ऊपर चली जाती है, 70 से ऊपर चली जाती है, तब आपको ये करना है, तब आपको यहाँ से इस लेवल पे जाना है। अगर इस लेवल पे नहीं जाना है तो इतना रखना है कि आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछे आपके स्पेशल पेपर में से, तो आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ, अथॉरिटी के साथ आप जवाब दे सकें। एक पहली रणनीति है जिसमें स्पेशल पेपर। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे गए हैं कि जिन्होंने जहाँ पढ़ाई करी वहाँ पे स्पेशल पेपर कुछ और था, मगर अभी उनका इंटरेस्ट कुछ और है, यानी कि अभी उनकी कुछ एक्सपर्टी अलग है। यानी कि
पहले मान लो कि ए स्पेशल पेपर उनका एमएससी में था, हो सकता है वहाँ पे ऐसे कॉलेज से एमएससी करी हो जहाँ पे एक ही पेपर था, तो मजबूरी होगी एक ही पेपर लेना। तो ऐसे में आपको अभी जो अच्छा लगता है, अभी आपको लगता है, अच्छा का मतलब समझिए ध्यान से, अच्छे का मतलब है कि जिसको आप नॉन स्टॉप पढ़ सको, जिसको पढ़ने में आपको जोर नहीं आए, जिसको पढ़ने के लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़े, आप इजीली पढ़ जा लो और उसका कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे आप जवाब दे दो। ये होता है अच्छा पेपर। अच्छा लगने का मतलब ये है कि जिसमें आप आंसर दे दो, छोटे से छोटा आंसर, बड़े से बड़ा आंसर आप दे दो। अच्छा पेपर लगता है, उस पेपर को आप रेडी कीजिए जिसको मैं कहता हूँ हाई डिमांड। यहाँ अगर अभी तक आपने सारे पेपर एक जैसे हैं तो एक हाई डिमांड का सब्जेक्ट तैयार कीजिए, यानी कि ऐसा टॉपिक, ऐसा पेपर या ऐसी यूनिट आप तैयार कीजिए जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। मार्केट वैल्यू का मतलब समझिए, यहाँ पे कॉलेज एजुकेशन के अंदर जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं आपके, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो चेंज होते रहते हैं, मगर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो चेंज नहीं, जिनको बैकबोन सब्जेक्ट कहते हैं, जिनको उस सब्जेक्ट की बैकबोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टैक्सोनॉमी को बॉटनी की बैकबोन कहा जाता है, टैक्सोनॉमी को बॉटनी की बैकबोन कहा जाता है। तो आपके जो बैकबोन सब्जेक्ट हैं उसको आप रख सकते हैं, या फिर आप रिसेंट सब्जेक्ट को रख सकते हैं। वो सब्जेक्ट जो नया आ रहा है, अभी डेवलप हो रहा है और आपको लग रहा है कि अगले आने वाले समय में आपके सिलेबस में आएगा, या फिर सिलेबस में आ चुका है मगर नया है, उसका मैटर बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, उसको भी आप चूज कर सकते हैं। यानी कि वहाँ आपके पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, यानी कि आपका वो पेपर ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यानी कि इसको मैं इंटरव्यू पेपर भी कहता हूँ, यानी कि आपको इंटरव्यू की तैयारी अभी करनी है। अभी करने का मतलब है कि आपको एक पेपर अभी तैयार करना है, ताकि यहाँ पे आपका अगर मेरिट बहुत ऊपर जाती है तो यहाँ से भी आप नंबर निकाल सको। और इसकी तैयारी करनी कैसे है, इस पेपर को आपको 11th 12th के लेवल पे पढ़ना है, उसके बाद आपको यूजी लेवल पर भी पढ़ना है। यूजी यानी कि बीए बीएससी में जो आपने जो पेपर्स का सिलेबस है उसको भी आपको पढ़ना है, और फिर आपको रिसेंट में देख लेना है कि रिसेंट में क्या, ये डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है। आपका जो भी सब्जेक्ट हो, अगर इस टॉपिक पे आपको कन्फ्यूजन है तो हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, हमारा स्टाफ बहुत हेल्प करता है। आप कमेंट में लिखेंगे तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। आपका इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो पूछिएगा ज़रूर। और हमारी यूनिवर्सिटी का स्टाफ है, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत हेल्पिंग नेचर के लोग हैं, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और किसी की हेल्प के लिए शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।